हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज नॉट अ थ्योरी लेक्चर, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑन दी बेगर्स मेथड बोल लो, बॉल्स एंड स्टिक्स मेथड बोल लो, अलाइक ऑब्जेक्ट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, डजेंट मैटर। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। सो व्हाट विल डू टुडे इज हम विल कवर फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी एडवांस्ड इन द alike objects or the beggars method. So without wasting any more time, let's start. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज four boys picked up 30 identical mangoes. In how many ways can they distribute mangoes among themselves? ठीक है, अब ये 30 आइडेंटिकल मैंगोज हैं और 4 चिल्ड्रेन हैं जिनके पास वो 30 मैंगोज हैं, उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? तो देखो, इसको कैसे करने का तरीका, इसको करने का तरीका देखते हैं। इसको चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, सो दैट यूल रिमेंबर। सॉल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? देखो, 30 मैंगोज और 4 चिल्ड्रन है, तो क्या मतलब हुआ इसका? तो मतलब 30 बॉल्स हैं, 30 आइडेंटिकल बॉल्स, और कितने चिल्ड्रन है? 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब 3 स्टिक्स यूज होंगी। सो नंबर ऑफ वेज वुड बी 30 प्लस स्टिक्स कितनी हुई? 3 C3, आंसर इज 33C3, राइट? क्लियर हुई बात? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 30 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 स्टिक्स हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हुए? 33 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 आइडेंटिकल स्टिक्स और 30 आइडेंटिकल मैंगोज। दिस इज अगेन 33C3। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 30 प्लस 3 माइनस 1 C, sorry, my bad, this is not 3, this would be 4, C 4 minus 1, right? Answer is again 33C3, क्लियर? या फिर कैसे बोल सकते हैं हम कि मान लो फर्स्ट चिल्ड्रन को X1 मैंगोज मिले, सेकेंड चिल्ड्रन को X2 मैंगोज मिले, थर्ड चिल्ड्रन को X3 मैंगोज मिले और फोर्थ को X4 मैंगोज मिले। टोटल मैंगोज कितने हैं मेरे पास? 30। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, दैट वुड बी द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर xi कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कितने होते हैं इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस? 30 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 इक्वल टू अगेन 33C3। आई बात समझ में? क्लियर? सो दिस वॉज एन ईजी प्रॉब्लम, वेरी ईजी प्रॉब्लम। लेट्स सी दी सेकेंड प्रॉब्लम। व्हाट इज सेकेंड प्रॉब्लम? Second problem is 30 marks need to be allotted to 8 questions, okay? Such that each question is allotted at least 2 marks, okay? In how many ways can the marks be allotted? बिल्कुल सही बात। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, हमें ना 30 मार्क्स अलॉट करने हैं। हमें क्या करना है? हमें 30 मार्क्स अलॉट करने हैं टू 8 क्वेश्चंस, लेकिन हर क्वेश्चन को कम से कम 2 मार्क्स जरूर मिलने चाहिए, ठीक है? तो मान लो पहले क्वेश्चन को X1 मार्क्स दिए,
दूसरे क्वेश्चन को x2 मार्क्स दिए, तीसरे क्वेश्चन को x3 मार्क्स दिए, चौथे क्वेश्चन को x4 मार्क्स दिए, फिफ्थ क्वेश्चन को x5 मार्क्स दिए, सिक्स्थ क्वेश्चन को x6 दिए, सेवेंथ को x7 प्लस x8, और टोटल मार्क्स कितने हमारे पास 30, सच दैट xi हर x कम से कम 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बात। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस जो हमारे नंबर ऑफ वेज होंगे दैट वुड बी द टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक काम करो, देखो ये वाली टेक्निक ना मैंने आपको अपने थ्योरी लेक्चर में भी सिखाई है, जब हम वो वाला केस कर रहे थे सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। दोस्तों मैंने कैसे सिखाया था, xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता, क्या फॉर्मूला, n-1 CR-1, बट क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोले तो लेट्स यूज अनदर टेक्निक। क्या टेक्निक है, एक अनदर वेरिएबल लेते हैं विच इज xi-2 फॉर all I belongs to 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Now we know since xi is greater than equal to 2, इसका मतलब जो yi है ना that is greater than equal to 0। क्लियर। अब हमारी इक्वेशन को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहूं तो मैं दोनों साइड ना -2 कर देता हूं, दोनों साइड -2 कर देता हूं, दोनों साइड -16 कर देता हूं, और हर x में -2 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। देखो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, तो इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं इसको बार बार, अगले में बार बार हम नहीं लिखेंगे। This is equal to 30 minus 16 equal to 14। अब ये क्या बन गया, this becomes sigma yi equal to 14 where I is from 1 to 8। बट यहां पे इस इक्वेशन की खास बात यह है कि जो yi है ना दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के तो ये इक्वेशन ऐसे बन गई ना, अब ये y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7 प्लस y8 इक्वल टू 14 वेयर yi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारा आंसर होगा, कितने होते हैं, number of required ways is equal to 14 plus 8 minus 1 C8 minus 1 equal to 21 C7। So answer is 21 C7। आई बात समझ में, इज इट क्लियर, आंसर इज 21 C7। ठीक, लेट्स मूव अहेड। देखो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमें कैसे करने होते हैं ये सॉल्व। देख रहे हो, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो ना, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा था। बेगर्स मेथड में या अलाइक ऑब्जेक्ट्स में ऐसे ही होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का होगा, वही हमें समझना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स। ठीक है, बॉल्स आर ऑल अलाइक एक्सेप्ट द कलर। ठीक बात। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड। ठीक है,
A selection of 10 balls can be made if each selection has balls of same color. ठीक है ना? देखो अब क्या कह रहा है वो बोल रहा है कि हमें हमारे पास ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स हैं. हमें उसमें से क्या करना है? सबसे पहला पार्ट 10 बॉल्स पिक करनी है. दिस इज पार्ट 1. पार्ट 2 क्या है? 10 बॉल्स पिक करनी है, लेकिन हर कलर की एटलीस्ट एक बॉल होनी चाहिए. और सारी बॉल्स क्या है? अलाइक है. ठीक, अलाइक है. तो हम क्या करते हैं? मान लो लेट the number of red balls be XR. XR रेड बॉल सेलेक्ट करी. फिर जो व्हाइट बॉल्स हैं वो बी XW. XW व्हाइट बॉल्स ली. XB ब्लू बॉल्स ली. और XG ग्रीन बॉल्स ली. ठीक है, यह है समझ. अब इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते हैं. पार्ट 1 क्या कहते हैं? अ सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड. इसका मतलब XR प्लस XW प्लस XB प्लस XG इज इक्वल टू 10. जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे ना, दैट वुड बी द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. राइट. बट खास बात यह है यहां पे, क्योंकि हमको किसी नंबर ऑफ बॉल के लिए कुछ बोला नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि XR, XW, XB और XG चारों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी. राइट. ठीक है बात. और इसके अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे? रिक्वायर्ड वेज कितने हैं? 10 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 इक्वल टू 13C3. हुआ क्लियर? ठीक है. यह कैसे बोल सकते थे हम? 10 टिक्स हैं, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. इसका मतलब 3 स्टिक्स यूज होंगी. तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 13 ऑब्जेक्ट्स. तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 आइडेंटिकल तो 3 फैक्टोरियल, और 10 आइडेंटिकल तो 10 फैक्टोरियल. तो 13 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल विच इज अगेन 13C3. क्लियर. बी पार्ट क्या बोलता है? बी पार्ट भी यही बोलता है. XR प्लस XW प्लस XB प्लस XG इज अगेन 10. लेकिन यहां पे खास बात क्या है? क्योंकि हर कलर की एटलीस्ट 1 बॉल होनी चाहिए, तो XR, XW, XB, XG ऑल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और इसका भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है. क्या फॉर्मूला है? N-1 C N-1 C R-1 equal to 9C3. So answer would be 9C3. आया समझ? हुआ क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. आप देख रहे हो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं. सिर्फ एक एक लाइन का सोल्यूशन है सबका. ऐसे ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में. अगर क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए तो, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है. ठीक है. देखो क्वेश्चन 4th इज फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थ्रोज इन अ थ्रो ऑफ n आइडेंटिकल फेयर डाइसेस. ठीक है. अब मतलब क्या है इसका? 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमने n आइडेंटिकल डाइस है हमारे पास, उनको थ्रो करा, तो कितने डिस्टिंक्ट थ्रोज आएंगे वो बताने हैं. इसका मतलब ये है, मतलब मान लो मेरे पास 3 डाइस हैं, मेरा नंबर आया 1 2 1 या 1 1 2 या
2 1 1, ये तीनों एक ही थ्रो में है, ठीक है ना, ये तीनों एक ही थ्रो में है। समझ आई बात? एक थ्रो कैसे है? क्योंकि इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, 2 1 आए और एक 2 आया, 2 1 आए और एक 2 आया। इसका मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा नंबर आया है, उससे तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, बट इस बात से ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो एक काम करते हैं, लेट नंबर आई appear xi टाइम्स। इसका क्या मतलब हो, जो x1 है, जो सॉरी 1 है, कितनी बार आया है, x1 टाइम्स। जो 2 है वो कितनी बार आया है, x2 टाइम्स। 3 x3 टाइम्स, 4 x4 टाइम्स, 5 x5 टाइम्स और 6 x6 टाइम्स। और इन सबका सम कितना होगा, तो टोटल जो नंबर्स हैं वो तो n ही आ सकते हैं। सो रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए मेरे को, रिक्वायर्ड वेज इज n plus 6 minus 1 c6 minus 1 equal to n plus 5 c5। हुआ क्लियर? देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कितना छोटा सा सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लगे बहुत डिफिकल्ट सा है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. A supermarket offers ice creams in 10 different varieties. Okay. Ice creams of same variety are identical. In how many ways 4 ice creams can be selected such that at least 2 ice creams are of same variety? ठीक है. Such that 2 ice creams are of same variety. एक बात बताओ, 10 वैरायटी की आइसक्रीम है, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे पास 10 वैरायटी की आइसक्रीम है, मेरे पास 10 वैरायटी की आइसक्रीम है, आइसक्रीम ऑफ ईच वैरायटी आर आइडेंटिकल, ठीक है? मुझे उसमें से 4 आइसक्रीम लेनी है सच दैट कम से कम 2 आइसक्रीम तो सेम वैरायटी की हो, 2 आइसक्रीम सेम वैरायटी की हो। कैसे लूंगा? चलो एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 आइसक्रीम्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब ये सेम वैरायटी वाली रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मान लो नहीं है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, लेट vi number of ice creams be selected of ith variety। ठीक, तो मतलब कि जो फर्स्ट वैरायटी है ना, मैंने उसकी v1 आइसक्रीम्स ली है, सेकेंड वैरायटी की v2 आइसक्रीम्स, थर्ड वैरायटी की v3 आइसक्रीम्स, फोर्थ वैरायटी की v4, v5, v6, v7, v8, v9, v10। और टोटल आइसक्रीम कितनी लेनी थी मुझे? 4। अब यहां पर जो vi है ना,
वो तो जीरो है, जीरो से बड़ा। भाई 4 आइसक्रीम है, मान लो मैंने एक आइसक्रीम V1 की ले ली, एक V3 की ले ली, एक V4 की ले ली, एक V5 की ले ली, तो बाकी सबको तो जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 + 10 - 1 C 10 - 1 इक्वल टू 13 C9, राइट? 13 C9। कोई डाउट? अब चलो इसको लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 13C4। ठीक है, 13C4 लिख देंगे, 13C9 इक्वल टू 13C4 होता है, मिरर फॉर्मूला, वो भी मैंने कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था आपको। अब देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड केसेस कौन से, रॉन्ग अनफेवरेबल केसेस कौन से हैं। नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे केसेस चाहिए जो कि भाई कोई 2 आइसक्रीम तो ना सेम वैरायटी की हो, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम्स, तीनों भी सेम हो सकती है, चारों भी सेम हो सकती हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें से वो केसेस हटा देते हैं जब चारों आइसक्रीम 4 अलग अलग वैरायटी की हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे 10 में से वो 4 वैरायटी सेलेक्ट करनी है जिसकी मैं 4 आइसक्रीम लूंगा। तो नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 10C4। भाई 10 में से कोई 4 वैरायटी चूज कर ली, ठीक। और रिक्वायर्ड केसेस कितने हो जाएंगे अब मेरे? अनफेवरेबल केसेस को माइनस कर दूंगा, 13C4 - 10C4 इज द आंसर। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? In how many ways can 2 alike apples, 3 alike oranges, 4 alike mangoes be distributed among 3 children if each child gets none, 1 or more fruits? बहुत आसान, 2 एप्पल, 3 ऑरेंजेस, 4 मैंगो। सॉरी, सिक्स्थ क्वेश्चन। 2 एप्पल है भाई, पहले चाइल्ड को लेट से पहले चाइल्ड को कितने एप्पल मिले? C1 एप्पल। इसको ऐसे लिख देता हूं चलो मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्पल्स, पहले चाइल्ड को C1 मिले, दूसरे चाइल्ड को C2 मिले, और तीसरे चाइल्ड को C3 मिले, इक्वल टू कितने एप्पल्स थे मेरे पास? 2 ही एप्पल है भाई, एंड Ci इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ वेज 2 + 3 - 1 C3 - 1 इक्वल टू 4C2। ठीक, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑरेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑरेंजेस, पहले चाइल्ड को 1 फिर से C1 मिले, दूसरे चाइल्ड को C2 मिले, और तीसरे चाइल्ड को C3 मिले, तीसरे चाइल्ड को C3 मिले, और टोटल ऑरेंजेस कितने थे मेरे पास? 3 ऑरेंजेस। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज 3 + 3 - 1 C3 - 1 इक्वल टू 5C2। ठीक है, अब यहां पर ये वाला मेथड क्यों लगा पा रहा हूं मैं? क्योंकि आइडेंटिकल फ्रूट्स हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट फ्रूट्स होते ना, बाय चांस उन्होंने बोलता 2 एप्पल्स हैं लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता? तो कैसे करता मैं? फिर मैं ग्रुपिंग वाले मेथड से करता।
ग्रुपिंग वाले मेथड से, ठीक है। पहले ग्रुप करता फिर डिस्ट्रीब्यूट करता, बट यहां पर क्योंकि आइडेंटिकल है तो मुझे ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज, चाइल्ड 1 को C1 मिले, चाइल्ड 2 को C2 मिले और चाइल्ड 3 को C3 मिले। टोटल मैंगोज कितने हैं? 4। यहां पर भी है, लिख सकते हो इस इक्वेशन में भी। तो कितने वेज हुए इसके? 4 + 3 - 1 C3 - 1। आंसर इज 6C2। नाउ टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल रिक्वायर्ड वेज by fundamental principle of counting, using fundamental principle of counting, total required ways would be 4C2 multiplied by 5C2 multiplied by 6C2, ठीक। 15 6 90 into 10 is 900। आंसर इज 900 ways, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, find the number of ways of distributing 13 identical apples among 3 persons so that each may get any number of apples and no to get equal number of apples। ठीक है, ठीक है। देखो जो सेकेंड लाइन है ना क्वेश्चन की, so that each may get any number of apples and so no to get equal number of apples, ये क्या है? This is a restriction। तो हम क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन वाले, जो रिस्ट्रिक्शन वाले केसेस हैं, जो हमारे अनफेवरेबल केसेस, उनको हटा देंगे, टोटल माइनस रॉन्ग केसेस। सो टोटल केसेस देखते हैं पहले। 13 आइडेंटिकल एप्पल्स और 3% हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको हैंडल? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहला केस, पहले नो रिस्ट्रिक्शन, लेट ith person gets PI apples, ठीक है। तो इसका मतलब P1 को कितने, फर्स्ट पर्सन को कितने मिले? P1 एप्पल्स, सेकेंड पर्सन को P2 एप्पल्स और थर्ड पर्सन को P3 एप्पल्स। और टोटल एप्पल्स कितने मेरे पास? 13 एप्पल्स हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं, जो Pi है ना, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन क्या लिखी है? ईच में गेट एनी नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे भाई? 13 + 3 - 1 C3 - 1। आंसर इज 15C2। आंसर इज 15C2। और कितना होता है 15C2? 105। लेकिन इसमें ऐसे केसेस भी होंगे ना जब किन्हीं दो लोगों को सेम नंबर ऑफ एप्पल मिल रहे होंगे। भाई देखो, क्योंकि 13 है तो तीनों को तो इक्वल एप्पल नहीं मिल सकते, लेकिन 2 को तो इक्वल एप्पल मिल सकते हैं। तो वो केसेस हटाने पड़ेंगे मुझे। काउंट ऑफ अनफेवरेबल केसेस। अब अनफेवरेबल केसेस कौन से होंगे? जब किन्हीं दो को सेम एप्पल मिल रहे हैं। चलो ये ऐसे करते हैं। मान लो पर्सन 1 को कितने मिल रहे हैं? P1 एप्पल्स, पर्सन 2 को P2 एप्पल्स और पर्सन 3 को P3 एप्पल्स। और नंबर ऑफ वेज, भाई मान लो P1 P2 को कुछ मिला ही नहीं, दोनों को 0 0 मिले, तो सारे के सारे जो 13 एप्पल्स है ना, वो थर्ड को मिल गए होंगे, राइट। कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ऐसे करने के? कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ऐसे करने के? इसको चलो मैं P1 P2 P3 नहीं लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं A B C।
अब इसमें से फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा और थर्ड कौन सा, ये तो नहीं पता। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि 2 को 0 मिल रहा है और 1 को 13 मिल रहे हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे? टोटल 3 केसेस होंगे। भाई कैसे होंगे 3 केसेस? एक बार ए और बी को 0 मिले, एक बार ए और सी को 0 मिले और एक बार बी और सी को 0 मिले। तो टोटल केसेस कितने हुए? 3 केसेस। अब ऐसा भी होगा ए और बी को 1 1 मिल जाए, बाकी के कितने बचे? 11 एप्पल्स इसको मिल जाए। अगेन कितने केसेस होंगे? 3 केसेस। सेम वे में, सेम रीजनिंग। ठीक है। अब ए और बी को 2 2 मिल जाए तो कितने बचे यहां पे? कितने बचे? 9 एप्पल्स। ऐसे कितने केस? अगेन 3 केसेस। अब ये 3 3 तो ये 5 एप्पल्स, फिर से 3 केसेस। अब ये 4 4 तो इसको तीसरे पर्सन को कितना मिलेगा? अच्छा ये 6 नहीं, ये 5 नहीं होगा, दिस वुड बी 7। यहां पे 7 एप्पल्स मिलेंगे एंड दिस वुड बी 5। 3 केसेस, 5 5 एप्पल्स मिल जाए 2 को। थ्री केसेस। अब क्या हो? 6 एप्पल मिल जाए तो इसको एक ही मिलेगा, जो बचा हुआ तीसरा एक ही एप्पल बचा है, इसके भी 3 केसेस। ठीक है। सो अगर अब आप ध्यान से देखो, अगर अब आप ध्यान से सोचो इस बारे में, टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज 21 अनफेवरेबल वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने हुए हमारे? 105 टोटल माइनस रॉन्ग केसेस। आंसर वुड बी 84। तो टोटल 84 वेज है 13 आइडेंटिकल एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का अमंग 3 चाइल्ड, सो दैट ईच में गेट एनी नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नो टू गेट इक्वल एप्पल्स। ठीक है। चलो, व्हाट इज 8th क्वेश्चन नाउ? There are 3 identical books of physics, 4 identical books of mathematics, and 5 identical books of chemistry. Find the number of ways a student can take home a total of 6 books if, पहले में तो नो रिस्ट्रिक्शन, कैसे भी बस 6 बुक्स ले जानी है, और फिर क्या कहते हैं? he has to take at least 1 book of each subject. देखो क्या बोल रहा है वो, मेरे पास 3 आइडेंटिकल बुक ऑफ फिजिक्स हैं, 4 आइडेंटिकल बुक ऑफ मैथ्स है, 5 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ केमिस्ट्री है। एक स्टूडेंट को ना 6 बुक्स लेके जानी है इसमें से, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? इसको करते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। मान लो स्टूडेंट ने ना क्या करा, लेट भाई उसने मान लो उसने एक्सपी फिजिक्स की बुक्स उठाई, मतलब एक्सपी नंबर ऑफ बुक्स उठा ली फिजिक्स की। आउट ऑफ कितनी है हमारे पास फिजिक्स की बुक्स? कितनी बुक्स हैं फिजिक्स की टोटल? हमारे पास टोटल फिजिक्स की 4 बुक्स हैं, राइट? सॉरी 3 बुक्स हैं। हमारे पास सिर्फ 3 बुक्स हैं फिजिक्स की, ठीक है ना? फिजिक्स की 3 बुक्स हैं, मैथ्स की 4 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की 5 बुक्स हैं। ठीक है, यही डेटा है। लेट मी चेक अगेन।
ठीक है। अब मान लो उसने ना क्या करा, जो मैथ्स की बुक्स है ना, मान लो एक्सएम मैथ्स की बुक्स ले ली उसने, एक्सएम मैथ्स की बुक्स ले ली, और केमिस्ट्री की कितनी ली, XC। अब उस स्टूडेंट को घर कितने लेके जानी है, कितनी घर लेके जाना चाहता है वो, XP प्लस XM प्लस XC, इट मस्ट बी 6, क्योंकि भाई 6 बुक्स लेके जाना चाहता है वो, टोटल 6 बुक्स होंगी, XP XM और XC का सम जो होगा वो 6 होगा। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज होंगे ना, दैट वुड बी, क्योंकि नो रिस्ट्रिक्शन है, रिक्वायर्ड वेज would be number of non-negative integral solution of the below system of equations। अब देखो यहां पर रिस्ट्रिक्शंस क्या आएंगी, XP प्लस XM प्लस XC इज इक्वल टू 6। ये तो हमने पढ़ा है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन अभी भी मैंने ये XP XM और XC पे कोई भी लिमिट्स नहीं लगाई हैं। भाई मेरे पास जो फिजिक्स की बुक्स हैं वो हैं ही टोटल 5, तो 5 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता हूं, तो मतलब दिस शुड बी बिटवीन 0 and 5। जो मैथ्स की बुक्स हैं वो 0 से 4, और जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं दैट वुड बी फ्रॉम 0 to 3। उल्टा कर दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा कर दिया, ये लिमिट्स मैंने गलत लिखी है यहाँ पे। फिजिक्स की 3 बुक्स हैं, मैथ्स की 4 बुक्स हैं और केमिस्ट्री की 5 बुक्स हैं, ठीक है, राइट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। चलो, टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन XP plus XM plus XC equal to 6 such that XP, XM, XC all are greater than equal to 0 is। कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, XP plus XM plus XC equal to 6 such that, अब मैं अपर लिमिट मान ही नहीं रहा हूं कि अपर लिमिट है ही नहीं मेरे हिसाब से कोई, तो कितने होंगे, इज 6 plus 3 minus 1 C3 minus 1 equal to 8C2 equal to 50, so not 56, it would be 28 ways। कितने होंगे, 28 ways, ठीक है। बट इस 28 वेज में क्या क्या गलत सॉल्यूशंस भी, गलत सॉल्यूशंस कब आएंगे बताओ, कब आएंगे गलत सॉल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं गलत सॉल्यूशन आने की, कैसे कैसे गलत सॉल्यूशन आएंगे। अनफेवरेबल केसेस, XP XM XC बेस। अब इसमें ऊपर जो हमने सॉल्यूशन लिखा है ना, XP प्लस XM प्लस XC इक्वल टू 6, उसमें एक सॉल्यूशन ऐसा भी होगा
जब XP 0 होगा, XM XC दोनों 0 0 है, और XP 6 होगा होगा ठीक है। और ऐसे केसेस भी होंगे जब ये इसको एक काम करो, ऐसे दिखाता हूं, हाँ ठीक है। ऐसे केस भी होंगे जब ये 0 है, ये 6 है, ये 0 है, और ये 0 है, ये 0 और ये 6 है। ऐसे केसेस भी होंगे होंगे तो 1 1 1 3 तो केस यही हट गए सीधे सीधे से, ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स की बुक है वो 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती भाई। अब फिजिक्स की ऐसे भी केस होंगे जब फिजिक्स की बुक्स मैंने 5 ली होंगी, फिजिक्स की बुक्स मैंने कितनी ली होंगी, 5 ली होंगी, और या तो इसको 1 लिया होगा, या फिर अच्छा इसको मैं ऐसे करता हूं, चलो इसको 1 लिया होगा। ऐसे कितने केसेस होंगे, 1 1। और अब ऐसे केस भी होंगे जब मैंने फिजिक्स की बुक्स 4 ले ली, बिल्कुल होंगे भाई, ठीक है। तो यानी कि ऐसे कितने केस आए होंगे, 2 0, या तो ये 0 2, या फिर 1 1। तो कितने केसेस हुए, 1 1 1। आ रही है बात समझ में। अब ऐसे केसेस भी तो रहे होंगे जब फिजिक्स तो 3 आए भाई, फिजिक्स तो 3 ही ले सकता हूं मैं, लेकिन अब क्या करूंगा मैं, अब कौन से केसेस हटाऊं। मान लो मैथ्स की टोटल बुक्स कितनी थी मेरे पास, मैथ्स की कितनी थी मेरे पास, 4 बुक थी। मान लो इसी को 5 ले लिया मैंने, 5 तो यही ले ली। तो कौन से केसेस हटेंगे यहां पे, कि जब ये 1 है और ये 0 है, और जब ये 0 है ये 1 है, 2 केसेस। एक केस ही, एक केस ही। इसके अलावा सारे केसेस अलाउड होंगे, इसके अलावा सारे केसेस अलाउड होंगे, ठीक है ना। तो कितने केसेस हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अनफेवरेबल केसेस। ठीक है। सो रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए, 28 minus 10 equal to 18 ways. There are 18 ways such that a student can take home 6 books. क्लियर हुई बात, क्लियर। अब देखो बी पार्ट, इसका ऑप्शन बी क्या है। अब उसको 6 बुक्स तो लेके जानी है, लेकिन हर सब्जेक्ट की कम से कम 1 बुक जरूर लेके जानी है, हर सब्जेक्ट की 1 बुक जरूर लेके जानी है। तो इसका मतलब यहां पर अब मैं क्या करूंगा, बी में XP प्लस XM प्लस XC इक्वल टू 6 सच दैट, चलो इसको भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं। यहां पे देखो मेरे को अपर लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपर लिमिट की जरूरत ही नहीं है, क्यों, यहां पे अगर आप एक बात सोचो, अगर मैं तीनों में से एक एक बुक ले लूं, तो जो मेरे को 3 बुक्स लेनी है ना, जो 3 बुक्स बची हैं वो मैं कहीं से भी ले सकता हूं, वो मैं कहीं से भी ले सकता हूं। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पे भी इसको हटाता हूं, इसको भी प्रॉपर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ही बनाते हैं। कैसे बनेगी, जो XP है वो क्या है, 1 से 3 के बीच में, XM 1 से 4 के बीच में, और XC
1 से 5 के बीच में। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक काम करता हूं मैं, लेट वाई पी इज इक्वल टू एक्स पी माइनस वन, वाई एम इक्वल टू एक्स एम माइनस वन एंड वाई सी इक्वल टू एक्स सी माइनस वन, राइट? तो इससे मुझे एक बात पता चलती है क्या, कि जो वाई पी होगा ना, that would be from 0 to 2, right? Ym जो होगा that would be from 0 to 3, और जो Yc होगा that would be from 0 to 4. ठीक है भाई, केमिस्ट्री की अगर मैंने एक बुक ले ली तो 4 ही तो बुक बची है मेरे पास। ठीक बात? तो मेरी इक्वेशन अब बनेगी Yp प्लस Ym प्लस Yc इक्वल टू, अब दोनों साइड 3 3 माइनस किया जैसे आपको सिखाया है, तो दिस वुड बी इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पर अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, 0 to 3, 0 to sorry, this would be 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4। तो यहां पे टोटल केसेस विदाउट अपर लिमिट्स कितने होंगे, 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 इक्वल टू 5C2, इक्वल टू 5C2। बट इसमें से एक केस हटाना पड़ेगा, एक केस हटाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा होगा वो केस, कौन सा केस होगा वो, जब जो ये मुझे 3 बुक्स लेन, जो मुझे ये वाईपी है ना, इसकी वैल्यू 3 हो जाए, देयर वुड बी 1 अनफेवरेबल केस। कौन सा, Yp कॉमा Ym कॉमा Yc, ये जो टपल है मेरा क्या बने, अगर ये 3,0,0 ये बन जाए तो। ठीक है, एक केस ये हटाना पड़ेगा। सो टोटल रिक्वायर्ड वेज वुड बी 5C2 माइनस 1 इक्वल टू 9। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फॉलोइंग। देखो अब जो 9th क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें मैं आपको ना, हम क्या सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करना, और इस जो मेथडोलॉजी यहां पे डेवलप करेंगे, जो हम सीखेंगे, इसको हम यूज करेंगे टू सॉल्व फर्दर एडवांस प्रॉब्लम्स। और एडवांस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जो दिखते नहीं है, जो लगता नहीं है, जो हमें बोला नहीं जाता कि ये बेगर्स मेथड का या अलाइक ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन वो अलाइक ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन से, अलाइक ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये इक्वेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 4 टपल्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 30। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या कहता है कि चारों जो नंबर्स है ना वो होल नंबर हो, और दूसरा पार्ट कहता है चारों नंबर नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 9th का ए पार्ट।
नहीं, ए पार्ट का फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 30 सच दैट जो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है ना, ये क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब x y w z शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, कितने सॉल्यूशंस होंगे, 30 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 इक्वल टू 33 C3। भाई जो हमने क्वेश्चन करा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारे आज के सेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अमंग 4 किड्स, सेम क्वेश्चन है, ठीक। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 30 सच दैट x y z w क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो। इसका मतलब x y z w क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, दिस वुड बी n माइनस 1 सी आर माइनस 1 29 C3। ओके, क्लियर, आसान था ये वाला पार्ट तो बहुत। चलो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स x y z इफ x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 40 और जो x y z हो ना वो 0 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। मेरे को एक बात बताओ, मुझे यहां पर यह समझ में आता है इसका बी पार्ट, मुझे ये बोला गया है 40 और x y z जो है वो 0 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। भाई 0 1 2 3 4 यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या जो भी z है, कोई भी एक नंबर है तीनों में से, क्या कभी 40 को क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब मुझे अपर लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, मुझे अपर लिमिट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यहां पे क्या बोलूंगा, x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर इक्वालिटी नहीं, यहां पे इनइक्वालिटी है, यहां पर क्या है, इनइक्वालिटी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए ना एक डमी वेरिएबल ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक डमी वेरिएबल ऐड करते थे, मान लो t, इसको इक्वल टू 40 कर देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। अब मान लो यहां पर t की वैल्यू 0 हो जाए तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 40 हो जाएगी, अलाउड है क्योंकि मुझे इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी दी है। तो इसका मतलब t को मैं 0 भी ले सकता हूं। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x y z t ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए उस इक्वेशन के, 40 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, आंसर इज 43 C3, आंसर इज 43 C3। आया समझ में, कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट पार्ट, बट ये वाला पार्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनइक्वालिटी कैसे हैंडल करते हैं। अब यहां पर अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती तो, इक्वालिटी नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 40, इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, x y z इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 39। अब जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे डमी वेरिएबल ऐड करा, और क्योंकि इक्वालिटी भी है ग्रेटर देन 0, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 39 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 इक्वल टू 42 C3। और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है सॉल्व करने का, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 40 है ना। इसमें मैं एक डमी वेरिएबल तो ऐड कर देता हूं, इक्वल टू 40, लेकिन t को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। तो लेट u इक्वल टू t माइनस 1, तो u तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू इज इक्वल टू 39। दोनों साइड 1 1 माइनस कर दिया जैसे भाई सिखाया था हमने। ठीक है, चलो इसको मैं पूरा एक बार लिख के दिखाता हूं, इस वाले को एक बार मैं क्या बोलूंगा, प्लस जेड प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 39। दोनों साइड 1 1 माइनस कर दिया। नाउ दिस इज u, और अब यहां पे मैं लिख सकता हूं, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 39 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 टू 42 C3। क्लियर हुई बात, राइट? चलो नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। Number of integral solutions of the equation x plus y plus z plus t equal to 29 such that x is greater than equal to 1, y is greater than 1, z is greater than equal to 3, t is greater than equal to 0। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो सी वाले पार्ट को, पार्ट सी। मुझे बोला गया है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 29। इसके मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन के, बट रिस्ट्रिक्शन मुझे क्या बोली गई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो इसमें क्या करो ना, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो इसको डिकोड करो 1। अब y 1 से बड़ा यानी कि मिनिमम वैल्यू y 2 लेगा, तो मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करो, लेट x1 लो एक, x माइनस 1, y1 लो y माइनस 2, z1 लो z माइनस 3। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, अब x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस z माइनस 3 प्लस t इक्वल टू 23, राइट? तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस t equal to 23, where x1 comma y1 comma z1 comma t are greater than equal to 0। तो यहां से क्योंकि समझ आया ना भाई, x1 क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और z1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं इस इक्वेशन के, भाई जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, कितने होंगे इसके, 23 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, आंसर इज
26C3. Clear? Answer is 26C3. Next part, D. नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, अब मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है. ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कह रहा है मेरा? डी. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 20. x3 प्लस x4 प्लस x5 इज, अच्छा सॉरी, ये गिवन नहीं है मुझे गिवन है कंडीशन x1 और x2 पे. x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? 15. x की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के मुझे क्या करने हैं? इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. फॉर ऑल के बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5. मतलब x1 x2 x3 x4 x5 सारे के सारे 0 या 0 से बड़े हैं. ठीक है, आया समझ? देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई. x1 प्लस x2 की वैल्यू 15 है, तो इसका मतलब मुझे एक बात पता है क्या, कि x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू 5 होगी. ठीक है, सच दैट x3 x4 x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस इक्वेशन के? 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1. अभी तक तो रट जाना चाहिए. 7C2 इक्वल टू 21. टोटल 21 सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के. एंड x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 15. भाई इसके भी तो सॉल्यूशंस देखोगे. इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 15 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1 इक्वल टू 16. सो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए? टोटल सॉल्यूशन था 16 इंटू 21 इक्वल टू कितना आता है? करो इसको, 336. सो टोटल कितने सॉल्यूशन थे इस इक्वेशन के, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशंस? 336. ठीक. और नेक्स्ट पार्ट, E. Number of non-negative integral solutions of the equations 3x plus y plus z equal to 24. 3x plus y plus z equal to 24. E. E. 3x plus y plus z equal to 24. x y z 0. मुझे इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के. कैसे करूंगा? देखो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके साथ भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रखा हो ना, यहां पे x के साथ हो रखा है, उसको राइट साइड पे ले जाओ. ठीक है, उसको राइट साइड पे ले गए. यहां पर मुझे एक बात पता है क्या, यहां पे मुझे एक चीज समझ में आती है. एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट x जो है ना वो 0 से 8 के बीच में लाई करता है. भाई 3 8 are 24, तो 24 माइनस 24 इज 0. तो y प्लस जेड की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो 0 होगी. 0 से नीचे नहीं जा सकती क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं. अब इस इक्वेशन के जो y प्लस जेड इक्वल टू 24 माइनस 3x है, इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? x के फॉर्म में बताओ कितने होंगे?
कितने होंगे 24 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। भाई मैंने 24 माइनस 3x को ना n मान लिया, इसको राइट हैंड साइड पूरी अज्यूम कर ली, तो कितना हुआ ये 25 माइनस 3x C1 इक्वल टू 25 माइनस 3x। भाई लेकिन जो x है वो तो डिफरेंट है ना। आप x को लोगे 0 तो कितने सॉल्यूशन आए 25 सॉल्यूशन आए, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशन बनती है y प्लस जेड इक्वल टू 24। x को लेते 1 तो आपकी इक्वेशन बनती है y प्लस जेड इक्वल टू 21। z x को लेते आप 2 तो क्या बनता y प्लस जेड इक्वल टू 18। इन सबकी इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्यूशंस को ऐड करते आप, अलग अलग फाइंड करके ऐड करते सबको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, सिग्मा 25 minus 3x where x is from 0 to 8, राइट। तो कितना आएगा ये 25 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 8 इंटू 9 बाई 2, ठीक है। कितना हुआ ये, दिस वुड कम आउट टू बी 117। 117 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 24। क्लियर बात, आ रहा है समझ हम कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट F, number of ordered triplets ABC such that A plus B plus C is 30 where A, B, C are distinct natural numbers, ठीक है। अब देखो ये E था ना, अब F पार्ट। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 एंड A, B, C आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर्स बोला है, जाहिर सी बात है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 29, दैट इज 30 माइनस 1 C 2 माइनस 1 3 माइनस 1 इक्वल टू 29 C2। बट अब इस 29 C2 में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, कि ऑल 3 आर सेम, मतलब A, B और C के सेम है 10 10 10 प्लस 2 ऑफ द 3 आर सेम। भाई A, B, C में से कोई दो इक्वल है, इसको इक्वल लिखता हूं, सेम नहीं इक्वल। प्लस ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट। मेरा जो इंटरेस्ट है ना ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट में है, ठीक है। ऑल 3 आर इक्वल के केसेस कितने होंगे, ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे वेयर ऑल 3 आर इक्वल। 1 सॉल्यूशन, कौन से 10 10 10। अब वो देखते हैं 2 ऑफ द 3 आर सेम, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने एप्पल्स वाले क्वेश्चन में कहते 13 एप्पल्स 3 किड्स सच दैट नो 2 गेट द सेम, वो भी सेम क्वेश्चन है ये वही वाला, ठीक है। इसमें क्या करो A, B, C वेज। अब इसमें ना मैं बार बार एक एक केस नहीं देखते, हम इसमें स्मार्टली करते हैं। कैसे, मान लो A और B क्या हो 1 1 हो जाए, तो C क्या होगा
सी क्या हो जाएगा 28। ऐसे कितने वेज होंगे? एक वे नहीं होगा, वैसे 3 वेज होंगे। कैसे भाई? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? इन तीनों की अरेंजमेंट, 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। 2 2 हो जाए, कितने आएंगे ऐसे केसेस? अब ये 2 2 हो गया तो 26, अगेन 3 केसेस। 3 3 हो जाए, फिर 24, 4 4, 22, 5 5, 3 केसेस। अब 6 6, 3 केसेस। 7 7, कितने केसेस होंगे 7 7? बताओ। 16। 8 8, 3 cases. 9 9, 3 cases. 10 10, एक ही केस होगा ये। अब आई नो आप क्या सोच रहे हो, बट अभी इसको टैकल करेंगे हम। 11 11, 8, ऐसे 3 केस। अब ये 12 12, 3 केस। 13 13, 3 केस। और 14 14, अब ये क्या हो गए? 3 केस, राइट। अब देखो टोटल केसेस कितने हैं? 1 से लेकर 14 तक काउंट किया हमने। तो सॉल्यूशंस, लेकिन एक जो केस है ना, ये वाला केस, दिस इज ऑलरेडी काउंटेड, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब 13 इंटू 3, कितना हुआ ये? 13 इंटू 3 39, राइट। सो इसका मतलब 29C2 इज इक्वल टू 1 प्लस 39 प्लस सॉल्यूशंस when A, B, C are distinct। इसका मतलब टोटल रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस कितने हुए? 29C2 माइनस 40। तो 29 इंटू 28/2 माइनस 40, कितना आएगा ये? 29 इंटू 14 माइनस 40। दिस वुड कम आउट टू बी 366 सॉल्यूशंस। क्लियर? ये वाला पार्ट भी समझ में आया कैसे करा है हमने? ऐसा पार्ट तो खैर हमने एक ऊपर एप्पल वाला भी करा था, उसके तरह से सेम ही है ये। जी पार्ट। Number of non-negative integral solutions of the equation x plus z, x plus y plus z plus t is from 19 to 30। ठीक है? जी। x plus y plus z plus t 32। देखो अब ये वाला पार्ट हम बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक, राइट। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए,
तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी सेकंड पार्ट में सीखा था हमने, सेकंड पार्ट में सीखा था। एक डमी वेरिएबल ऐड कर दिया। अब क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इक्वल टू 0। कितने होते हैं सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, कितने होंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस? 29 + 5 - 1 C5 - 1 33 C4, राइट। कितने आए? 33 C4। अब इसमें से जो अनरिक्वायर्ड केसेस होंगे, अनफेवरेबल केसेस, कौन से होंगे? जहां पर ये 18 या 18 से कम है, क्योंकि मुझे 19 या 19 से बड़े चाहिए, तो 18 या 18 से कम अगर हटा दूं तो मेरे को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? फिर से वही डमी वेरिएबल ऐड कर दिया, जीरो। कितने होंगे इसके सॉल्यूशंस? 18 + 5 - 1 C4 इक्वल टू 22 C4। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस कितने आए? रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस 33 C4 - 20 C4, right? These are the required number of solutions. Clear? Next. H. Number of ordered 4 tuples A, B, C, D if A plus B plus C plus D is 36, where A, B, C and D are odd natural numbers. ठीक है, चलो अब देखो ये odd natural numbers को हम कैसे सॉल्व करेंगे। H A plus B plus C plus D is 36। ऑड नेचुरल नंबर्स बोला ना मैं, तो एक काम करो, ए को क्या लो 2x1 + 1, बी को 2x2 + 1, ऑड नंबर्स है। राइट अब मुझे गिवन है a + b + c + d is 36, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इन सबको ऐड कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं +4 is 36, और यहां पर जो x1 x2 x3 x4 होंगे ना, दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट और इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 16 + 4 - 1 C4 - 1 equal to 19 C3 is the required solutions. Clear? ith part. Number of ordered triplets x, y, z such that x plus y plus z is sorry ith part, अच्छा मैंने ith part ही करा है ये, okay, ith part is number of ordered triplets x, y, z such that x plus y plus z is 36 and x is less than y less than equal to z, where x and y and z are whole numbers. Okay, good. ith part,
एच आई. Ith part is x plus y plus z is 36, but x is less than equal to y less than equal to z. ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम. ये वाला कैसे करेंगे, सोचो. चलो एक काम करते हैं, एक चीज समझते हैं यहां पे. क्या? लेट ए एक सेट लेते हैं, solutions such that x is less than y less than z. ठीक है. b solutions such that x क्या हो, y के इक्वल कर दो, बट ये z से छोटा हो. c solutions such that x is less than y equal to z. ठीक है, y और z इक्वल हो बट x से बड़े हो. और d solutions such that x equal to y equal to z. अब इसमें से देखते हैं कि इन चारों का जो सम होगा ना, इन चारों सेट्स की जो कार्डिनैलिटीज का सम होगा वही मेरा आंसर होगा. ठीक है, तो इसका मतलब n ऑफ d कितना होगा? सबसे आसान है जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए, यानी कि 12 12 12 सिर्फ एक. क्या सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है. ठीक. अब फॉर सेट b, अब b कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. when x is less than y equal to z. ठीक है, तो मेरी ये इक्वेशन है, y इक्वल टू z है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 36. ठीक है. अब यहां पे ना मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करूंगा. थोड़ा सा क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज. x प्लस 2y इक्वल टू 36, मैं इस लाइन को ना प्लॉट करने वाला हूं अब. अच्छा, मैं तो बी सेट देख रहा था ना, सॉरी. बी सेट इज x इक्वल टू वाई. बात फर्क नहीं पड़ेगा एक नंबर्स में, बट चलो जो हमने लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. x इक्वल टू वाई, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अब, 2x प्लस जेड इज 36. ठीक है, राइट. थोड़ा सा यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करूंगा. कैसे? आई होप आप सबको पता है कि लाइन कैसे प्लॉट करते हैं. ये लाइन कैसे प्लॉट करते हैं हम, ये वाली. ये z की एक्सिस ले रहा हूं और ये x की एक्सिस ले रहा हूं. तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा? z बाय 36 विच इज इक्वल टू 36. और ये इंटरसेप्ट क्या होगा? 18. 36 बाय 2. अब यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं. थोड़ी सी गड़बड़ होगी, चलो तो इसको मिटा देता हूं. अरे गड़बड़ हो गई और ज़्यादा, तो पूरा ही मिट गया. ठीक है. ठीक है,
ये लाइन है मेरी, ये 18, ये x है। अब इस पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे? x y z क्या होल नंबर्स है? होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है। लेट मी चेक अगेन, पार्ट आई, होल नंबर्स है, होल नंबर्स है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ नोट करना, बस मैं भूल गया, बस लिख रहा हूँ वैसे ही, x इज लेस देन z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे। ये ओरिजिन है, एक सॉल्यूशन तो ये आएगा, एक सॉल्यूशन कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। एक सॉल्यूशन ये आएगा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक सॉल्यूशन फिर ये आएगा, राइट। तो ऐसे करते 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 18 तक जाएंगे। अब यहां पर ना, यहां पर क्या करो, एक काम, आप x इक्वल टू z की लाइन एक प्लॉट कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? x इक्वल टू z, दिस लाइन इज x इक्वल टू z। मुझे चाहिए x इज लेस देन z, राइट? x इज लेस देन z, तो मुझे कौन से पॉइंट्स चाहिए? x माइनस z मस्ट बी लेस देन 0। तो मतलब मुझे वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो इस लाइन के क्या हो, ऊपर हो। Required number of solutions must lie above the line x equal to z, ठीक है ना। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? ये पॉइंट कौन सा है? व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज नथिंग बट x इक्वल टू 12, राइट? दिस पॉइंट इज 12, तो 0 से लेके 11 तक टोटल 12 सॉल्यूशंस हुए। टोटल कितने सॉल्यूशंस हुए? 12। सॉल्यूशंस। आई बात समझ में? ये मैंने बहुत स्मार्ट वे में इसको कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग अ बिट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चलो अब क्या करते हैं? फॉर सेट C, फॉर C, देखो C क्या कहता है? C इज सॉल्यूशन सच दैट x इज लेस देन y इक्वल टू z, यानी कि x प्लस y प्लस z इज 36, वेर y इक्वल टू z, सो x प्लस 2y इक्वल टू 36 when x is less than y, राइट? यहां पर क्या करूंगा मैं? सेम सेटअप बिल्कुल, आई विल ड्रॉ दी सेम सेटअप, बस एक फर्क आएगा क्या? यहां पर इस बार 18 लिखा जाएगा और यहां पर 36, ये x ये y। लाइन अगर अब मैं ड्रॉ करता हूं, ये लाइन आ गई। एक लाइन कौन सी ड्रॉ करूंगा? x इक्वल टू y की। ये पॉइंट कौन सा आएगा? अगेन 12, अब देखो कौन कौन से सॉल्यूशंस आएंगे यहां पे। एक तो ये आएगा,
एक सॉल्यूशन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब एक चीज समझो आप, टोटल सॉल्यूशंस कितने चाहिए मुझे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या होंगे, टोटल सॉल्यूशंस आएंगे और 18 है ना ये, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, x इज लेस देन वाई, लेस x माइनस वाई इज लेस देन 0 तो नहीं, पॉइंट्स तो ऊपर के ही हैं, 0 से 12 नहीं, लिखा तो सब सही है, x इज लेस देन z, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये फिर से ये मैंने गलती कर दी, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, यहाँ पर y इक्वल टू z है तो x प्लस 2y लेस देन y, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ऊपर क्या करा है मैंने, ऊपर भी करा तो सही है, जीरो से 12 सोल्यूशन जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। हम्म, हम्म, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, कहाँ करी है वो, यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। इस बार जो सॉल्यूशन आएगा वो x इक्वल टू 1 के लिए नहीं आएगा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ थी। पहला जो सॉल्यूशन आएगा वो x इक्वल टू 2 के लिए आएगा, दिस वुड बी x इक्वल टू 2, देन 4 के लिए, तो 2 4 6 ऐसे करते करते मुझे कहाँ तक, 0 2 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, टोटल 11 तक। तो यानी कि सॉल्यूशंस वुड लाई above the line x इक्वल टू वाई, क्योंकि ये तो x इक्वल टू वाई की लाइन बनाई है मैंने, ठीक है ना। सो कितने सॉल्यूशंस आए मेरे पास टोटल, 6 सॉल्यूशंस, क्लियर, कितने सॉल्यूशंस आए, 6 सॉल्यूशंस आ गए मेरे पास, ठीक है। तो अब मैंने इन दोनों सेट्स का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन सच दैट x इज लेस देन y लेस देन z। तो देखो सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, अगर ये होल नंबर्स होते, अगर ये होल नंबर्स होते और मैं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाता तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते, 36
प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 इक्वल टू 38C2, राइट? कितने होते हैं? 38C2 एंड दिस नंबर इज 703. अब जो 703 नंबर है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा भाई? जो मेरा ए सेट है, जब तीनों डिस्टिंक्ट है, x इज लेस देन y लेस देन z, उसको इसने 6 टाइम्स काउंट करे, ऐसे सॉल्यूशंस ने 6 टाइम्स काउंट करे होंगे, 3 फैक्टोरियल टाइम्स, राइट? प्लस b को कितनी बार काउंट करा होगा व्हेन x इज इक्वल टू y लेस देन z? 3 टाइम्स भाई, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स. सिमिलरली c को भी, और डी को तो एक ही बार काउंट करा होगा 1. ठीक है, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 6a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b प्लस c प्लस 1. तो 702 इज 6a प्लस 18 3 ज़ा 54 प्लस 155. तो a कितना आ गया यहां से? a कितना आएगा? n ऑफ a 108, राइट? राइट? अच्छा, ये 54 ही होगा, और ये इसको वो कर लो, ठीक है? तो इसका मतलब टोटल रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस कितने हैं? टोटल नंबर 108 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1. ठीक है, कितने हुए ये? 127 सॉल्यूशंस. क्लियर? टोटल 127 सॉल्यूशंस आए मेरे पास इसके ith पार्ट. अब jth पार्ट. नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 4 ट्यूपलेट्स बोलते हैं x प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x y z w such that x plus y plus z plus w is 21 and x is greater than y. Okay, x is greater than y. ये कैसे करोगे? सोचो. भाई देखो, सीधी सी बात है, एक काम करो, जे इसको कैसे करोगे? देखो, क्या करो ना, एक काम, सीधी सी बात है, जब आप ये बोल रहे हो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 21, ठीक है? तो साथ में मुझे एक चीज पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया, तो इसका मतलब x y z w आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? (21 + 4 - 1 C3 24 C3. अरे सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. So this would be n minus 1 CR minus 1 20 C3, राइट? 20 C3 आया. ये वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करने पे? 1140 आता है. अब मैं बात करता हूं उन सॉल्यूशंस की जब x ग्रेटर देन y होंगे. वो सॉल्यूशन चाहिए जहां पे x ग्रेटर देन y है. देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विद x ग्रेटर देन y इक्वल होंगे किसके? उन सॉल्यूशंस के जब x लेस देन y होगा. तो अगर मैं 1140 में से वो सॉल्यूशंस हटा दूं जहां पर x इक्वल टू y है, तो मेरा काम बन जाएगा. तो मैं ये इक्वेशन कंसीडर करता हूं अब.
ठीक है, तो z प्लस w इज 21 माइनस 2x वेर x y z w आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये तो हमने किया था, 21 माइनस 2x सिग्मा वेर x इज फ्रॉम 1 से, x 1 से कहाँ तक होगा, इस बार सिर्फ 9 तक होगा। क्यों 10 क्यों नहीं हुआ, अगर 10 लेता तो z प्लस w की वैल्यू 1 आ जाती, ठीक है, z प्लस w की वैल्यू 1 आ जाती और z प्लस w हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना तो ये कितने आएंगे, दिस विल कम आउट टू बी 90। अब भाई इतने ऐसे सॉल्यूशन है जहां पे x इक्वल टू y है, ये हटा देता हूं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 1140 माइनस 90, बट लेकिन डिवाइड बाय 2 भी तो करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, सो दिस इज 525। क्लियर हुआ, क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस 9th क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका 9th पार्ट, नाइन्थ का लास्ट पार्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 24 एंड एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला उसने, सिर्फ ये बोला एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 24 एंड एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स। चलो देखते हैं ये कैसे करते हैं अब। एक्स वाई जेड इज 24। देखो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3। तो मतलब मुझे ये पता है कि जो x होगा ना वो इस फॉर्म का होगा, जो y होगा वो किस फॉर्म का होगा, और जो z होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा। बट यहां पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है a1 प्लस a2 प्लस a3 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बनेगा भाई, देखो x y z इज 2 की पावर a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू 3 की पावर b1 प्लस b2 प्लस b3। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, फिर a1 a2 a3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, 3 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 5c2, साथ ही में b1 प्लस b2 प्लस b3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे भाई, ये तो ओरली बता सकते हो आप, इसके 3 सॉल्यूशंस, एक बार b1 1, एक बार b2 1 और एक बार b3 1। टोटल सॉल्यूशंस कितने हो गए, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30। बट क्या है फाइनल आंसर है क्या 30 है क्या इस क्वेश्चन का आंसर, नहीं। क्यों, क्यों नहीं है, रीजन बीइंग अब मान लो एक सॉल्यूशन ये आया, एक सॉल्यूशन ये आया 2 4 और 3, ये सॉल्यूशन आ गया, बट इससे ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा,
और ये भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन विल गिव राइज टू 3 मोर सॉल्यूशंस। सो एक सॉल्यूशन से टोटल 4 सॉल्यूशन बन रहे हैं। सो इसका मतलब टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस, अच्छा जो ऊपर थे आप इसको क्या बोल सकते हो, नॉन या फिर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। बट मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो मैं क्या बोलूँगा 30 इंटू 4, आंसर इज 120। सो टोटल 120 हमारे सॉल्यूशंस होंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 24 के इंटीग्रल सॉल्यूशंस वेयर एक्स वाई जेड कैन बी एनी इंटीजर। ओके, क्लियर, क्लियर है। Next question, 10th question. Find the number of ways of distributing 15 identical apples among 6 children if 2 particular children receive equal number of apples and 3 particular students receive equal number of apples and each of the 6 students receives at least 1 apple. ठीक है, चलो इसको कैसे करोगे बताओ। This is also a very good question. This is also a very good question. बताओ कैसे करोगे इस वाले को, सोचो। इस वाले को कैसे करोगे, देखो मेरे पास कितने एप्पल्स है, 15। अब जो हमने 9th क्वेश्चन में सीखा है ना, अगर ये हमें अच्छे से समझ में आया है तो इसके आगे के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी, वो सब के सब क्या है, इन इक्वेशंस को जो हमने सॉल्व करेंगे सिर्फ इन्हीं का एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें मान लो जो एक भाई जो हर स्टूडेंट को ना मैंने मान लिया x1 प्लस x2, सेकेंड को x2 मिले, तीसरे को x3 मिले, चौथे को x4 मिले, पांचवे को x5 मिले और सिक्स्थ को x6 मिले। दिस इज 15, राइट, दिस इज 15। लेकिन मुझे यहां पे क्या बोला है, 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ना इक्वल एप्पल मिले, 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को इक्वल एप्पल मिले। तो इसका मतलब मैं बोल देता हूं x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू x5 और साथ में अच्छा ये भी है xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू x2। क्यों, क्योंकि 2 पर्टिकुलर को इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स मिले। तो इसका मतलब जो मेरे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, वो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहां पर क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लेट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू x5 इक्वल टू y एंड x6 को सिंप्लिसिटी के लिए z बोल देता हूं। तो मेरी जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 15। ठीक, यहां पर जो x है ना और y है और z है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां पर एक काम करो, मैंने क्या सिखाया था आपको कि जिनके साथ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड होते हैं ना, उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं। बट किस वाले को लेके जाऊं, x को लेके जाऊं या y को लेके जाऊं, मैं वहां पे y को लेके जाऊंगा। रीजन बीइंग क्योंकि जिसका हाईएस्ट कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो ना, मैं उसको लेके जाता हूं, यानी कि 2x प्लस z इज इक्वल टू 15 माइनस 3y। अब मेरे को यहां पर एक बात बताओ, जो LHS है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि x भी 1 होगा और z भी 1 होगा मिनिमम। तो इसका मतलब ये है कि RHS मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, ठीक है ना बात।
इसका मतलब यहां पर क्या मुझे मिल गया, y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4। तो y बिलोंग्स टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे ना इसमें ऐसे क्वेश्चंस में अब केसेस बनाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल के समेशन कर देता, लेकिन जो हमारे LHS है ना उसमें भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, उसमें भी क्या है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है। तो इसका मतलब पहला केस जब y इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो 2x प्लस z की वैल्यू 12 होगी। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अभी सिखाया, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक यूज। ये x, ये z, दिस इज 12, सो दिस वुड बी 6। तो ये लाइन आएगी यहां से, ठीक है। सॉल्यूशंस कैसे आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, 5 सॉल्यूशंस दिख रहे होंगे आपको भाई। x को डालते जाओ 1 से लेके 5 तक, तो इसका मतलब 5 सॉल्यूशंस। सेकेंड, y इक्वल टू 2, तो अब यहां पर क्या होगा, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब जब आप इसको फिर से प्लॉट करोगे ना, अब क्या बनेगा, z पे 9 और यहां पे 4.5। तो सॉल्यूशंस कहां से आएंगे, 1 से लेके 1 2 3 4, 4 सॉल्यूशंस, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 सॉल्यूशन होंगे, दिख रहा है मुझे। थर्ड, y इक्वल टू 3, अब कितना होगा, 6, 15 माइनस 9। यहां पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, यहां पर कितने आएंगे सॉल्यूशंस, ये 6 होगा, ये 3 होगा। अब यहां पर 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, 1 और 2। फोर्थ केस, y इक्वल टू 4, ठीक है, y इक्वल टू 4। आ रही ना बात समझ में, ये कितने होंगे, तो यहां पर क्या बनेगी इक्वेशन, अब 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 3। इस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, 1,1। सो टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने हुए, इन सब का समेशन, 1 और 2 3 और 4 7 और 5 12 वेज। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात। अब देखो आज हमने क्या पढ़ा है, 10 क्वेश्चन करें, बट उन 10 क्वेश्चन में ना अपने अप्लाई बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है हमने बेसिकली, बेगर्स मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, रिमेनिंग 9 क्वेश्चन है मेरे पास, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये इन्हीं सब की ना एप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे ना, आज आप, आई होप आपने लेक्चर पूरा देखा, आपको समझ में आया है, इसको अच्छे से समझ लो, अपने दिमाग में बिठाओ, इसको एब्जॉर्ब करो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा ना, ऑन द सेम बेगर्स मेथड ही में लेकर आऊंगा, बट वो इन सारी इक्वेशन जो हमने आज कितना भी सीखा, हमने पिछले 2 आज के लेक्चर से लास्ट लेक्चर में, इसकी एप्लीकेशन होंगी। यहां पर हम सीखेंगे वो क्वेश्चन जहां पे हमें बोला नहीं जाएगा कि बेगर्स मेथड का क्वेश्चन है, बट स्टिल बेगर्स मेथड का क्वेश्चन होगा, हम वैसे क्वेश्चन जिसमें हम सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्लियर है ये। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, आपको अच्छे से समझ में आया है।
अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वॉच, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन. कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन. फिर भी नहीं समझ में आता, प्लीज़ पुट योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. आई श्योरली ट्राई टू रिप्लाई. आपको ये लेक्चर लगा कैसा, वो भी प्लीज़ पुट योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. डेफिनेटली लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा. एंड एट लास्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.